नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, जैसा कि हमने घटना चक्र इतिहास की श्रृंखला की शुरुआत की थी, पिछले मैंने लगभग 3-4 वीडियो डाल दिए हैं। अभी तक जिसने भी नहीं देखी हो वो वहाँ रीड कर सकता है, उसको वॉच कर सकता है वीडियोज़ को। तो साथियों, उसी क्रम में आज हम घटना चक्र इतिहास के पहला तो हम पढ़ेंगे 6ठी सदी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशाएं, जो कि यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में अभी तक जितने भी क्वेश्चंस इससे बने हुए हैं इन सभी का अध्ययन करेंगे हम। दूसरा हम पॉइंट है यूनानी आक्रमण से रिलेटेड जितने भी अभी तक क्वेश्चंस बने हैं उनका अध्ययन करेंगे घटना चक्र सीरीज़ के माध्यम से। तीसरा हम मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे साथियों, और चौथा पढ़ेंगे साथियों मौर्योत्तर काल। ठीक है दोस्तों, ये आज 4 टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे इसी वीडियो में। तो साथियों, ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधे टॉपिक में जाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है साथियों, तो आप लोग धैर्य बनाए रखना। तो साथियों, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 6ठी सदी ईस्वी पूर्व राजनीतिक दशाएं। यहाँ से कितने अभी तक पीसीएस में क्वेश्चन आए हुए हैं इन सभी का घटना चक्र सीरीज के माध्यम से अध्ययन करेंगे साथियों। पहला है भारत में प्राचीनतम प्राप्त सिक्के क्या कहलाते थे। लगभग प्राचीनतम जो प्राप्त सिक्के हैं किसके थे वो साथियों, वो थे चांदी के। ठीक है, वो किसके थे, चांदी के सिक्के थे। दूसरा अब राजा है साथियों, उनके राज्य हैं। अवंती राज्य किससे रिलेटेड है, प्रद्योत से संबंधित है। अवंती राज्य किससे संबंधित है, प्रद्योत से संबंधित है। उदयन का क्या है राज्य, वत्स राज्य उदयन से संबंधित है। कौशल राज्य किससे संबंधित है, प्रसेनजीत से। ठीक है, और मगध राज्य अजातशत्रु से संबंधित है। मगध राज्य किससे संबंधित है, अजातशत्रु से। अब साथियों कुछ राज्य दिए गए हैं, उनकी राजधानियाँ दिए गए हैं। अंग की राजधानी कहाँ थी, चंपा थी। कौशल की राजधानी सांकेत श्रावस्ती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। और मत्स्य की राजधानी साथियों विराटनगर थी। साथियों ये सभी महाजनपदों से संबंधित हैं, उनकी राजधानियाँ हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ था। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। कहाँ पे खोदी गई थी, कलिंग में खोदी गई थी। ठीक है साथियों। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम क्या था साथियों, अवंतिका। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था साथियों, अवंतिका था। ठीक है, अब देखिए साथियों ABCD द्वारा अंकित स्थल जैसे मत्स्य है, अवंती है, वत्स और अंग। अब देखिए साथियों ये क्वेश्चन पीसीएस में आया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन अब इसको चिन्हित करना है हमें। यहाँ पे दिया गया है डायग्राम, भारत का नक्शा दिया गया है। इस नक्शे में हमें इन राज्यों को चिन्हित करना है। ठीक है, अब पहला है ए में दिया गया, इसमें तो सुमेलित ऑलरेडी किया हुआ है, इसमें मिलाया है। जैसे पहला ए है मत्स्य, यहाँ पे मत्स्य था। ठीक है, अवंती कहाँ पे था, यहाँ पे था अवंती। फिर वत्स था यहाँ पे, और अंग था यहाँ पे। ठीक है, तो साथियों पीसीएस में इस टाइप के क्वेश्चन पूछते रहता है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में, कि आपको एक मानचित्र दे देगा और उसमें बिंदु को मिलाने के लिए कह देगा आपसे। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस बनते रहते हैं साथियों। ठीक है, आप लोग अपना मैप के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हो। देखिए साथियों मैप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ो आप, तो मैप अगर आपके पास नहीं है तो
समझ लो कि आपकी पढ़ाई अधूरी है साथियों। मैप के माध्यम से विजुअलाइज हो जाता है साथियों, उससे क्या होता है आपकी पढ़ाई को और ज़्यादा इफेक्टिव रहती है। आपकी पढ़ाई मतलब किसी भी चीज़ को याद करने का अच्छा माध्यम है मैप, ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों, अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था, उदयन ने किया था, ठीक है साथियों। पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में किसने चयन किया था? उदयन ने किया था। उदयन वासवदत्ता की दंतकथा संबंधित है किससे? उज्जैन से। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था ईसा पूर्व की 6ठी शताब्दी में, ठीक है। गांधार, कंबोज, काशी, मगध में से वह जो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था, वो कौन सा था? मगध है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, किसने किया था? लिच्छवी राजाओं ने किया था। 16 महाजनपदों की सूची जिन प्राचीन ग्रंथों में मिलती है वह है अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में ये क्वेश्चन बहुत बार आया है साथियों। यूके SSC हो, यूके PSC हो, सभी एग्जामों में ये लगभग बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें ज़रूर गौर कीजिएगा। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित है कहाँ पे? अहिच्छद्र में, ठीक है। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा राजधानी किसकी थी? सुरसेन की थी। मथुरा किसकी राजधानी थी? सुरसेन। चंपा राजधानी थी किसकी? अंग की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती राजधानी किसकी थी? चेदी की थी। राजधानियों से भी क्वेश्चन पूछ दे रहा है, ठीक है। महाजनपदों की राजधानी भी याद करनी पड़ेगी आपको। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन सा है? अस्सक। मगध की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी साथियों? राजगृह या गिरिवज्र। गिरिवज्र राजगृह पाटलिपुत्र कौशाम्बी में से वह जो मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा, कौशाम्बी, ठीक है। मगध साम्राज्य की राजधानी बाकी गिरिवज्र रहा, राजगृह रहा, पाटलिपुत्र भी रहा। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कहाँ पे है? कैसा है? अर्धचंद्राकार। श्रावस्ती का नगर कैसा है? किस आकार का है वो? आधा चाँद की तरह है, ठीक है साथियों। मगध का प्रारंभिक शासक जिसने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था, वह है अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था साथियों? हर्यक वंश का था, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था ना दोस्तों। तो अजातशत्रु भी इसी वंश ऐसे वंश से संबंधित है। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसने किया था? शिशुनाग वंश के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। नंद वंश के पश्चात मगध पर शासन किया था मौर्य राजवंश ने, ठीक है। राजा नंद के उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। मगध पर शासन करने वाले राजवंशों का कालक्रम बताइए। सबसे पहले देखिए सीक्वेंस में लगाना है। सबसे पहले हर्यक वंश आया मगध में, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया, फिर मौर्य वंश आया, फिर शुंग वंश आया, ठीक है। मगध के साम्राज्य जो अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है वो है महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। इनको किस नाम से भी जाना जाता है? अपरो परशुराम, ठीक है। बौद्ध धर्म के उदय का क्या कारण था साथियों? विश्व के सभी भागों में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था। इस समय वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था, जिस वजह से बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। बौद्ध धर्म के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक कौन था साथियों? बिंबिसार और बिंबिसार के दरबार से, ठीक है। जो जीवक था वो बिंबिसार के दरबार से रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। कालपी नगर जिस नदी के तट पर है वह है यमुना नदी, ठीक है। कालपी नगर किस नदी के तट पर था साथियों? यमुना नदी के तट पर था। अब देखिए साथियों, प्राचीन जनपद और उनकी राजधानी दी गई है फिर से। कुरु इंद्रप्रस्थ राजधानी थी, ठीक है। पांचाल की राजधानी अहिच्छद्र थी। कौशल की राजधानी सांकेत थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। देखिए साथियों, हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया है। अब हम यूनानी आक्रमण से जितने भी क्वेश्चन घटनाचक्र सीरीज में दिए गए हैं, जितने भी फैक्ट दिए गए हैं अभी तक आए हुए हैं, उनको हम अध्ययन करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यूनानी आक्रमण से अब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है धीरे धीरे। अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सीरीज शुरू होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं युद्धों से ना। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर शासन था नंद वंश का, ठीक है।
मगध का राजा जो सिकंदर महान के समकालीन था वो कौन सा था? गणानंद। सिकंदर भारत में सिकंदर भारत में कितने समय रहा? ठीक है, कितने समय है ये? कितने समय है? ठीक है, कितने समय रहा लगभग साथियों? लगभग 2 वर्ष के अभियान, भारत में 26 माह रहा लगभग ये, के पश्चात सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ गया था। अब देखिए राजा और उनका वंश दिया गया है। डेमेट्रियस हिंदू यूनानी शासक था, ठीक है। रुद्रदामन शक शासक था। गोंडोफर्नीज पहला शासक था। और विमकडलफिसस कौन सा था? कुषाण शासक था, ठीक है साथियों। अब देखिए साथियों युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद जिस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था वह है मशक। भारत में सिकंदर की सफलता के क्या कारण थे साथियों? उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों ने भी सहायता मिली थी, जिस कारण सिकंदर यहाँ पे सफल होता गया था। वह वीर भारतीय राजा जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था वह है पुरु या पोरस राजा, ठीक है। निरियाकस, ऑन्ट्रियोसिक्रेटस, डायमेकस तथा अरिस्टोबुलस में से वह जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था डायमेकस था। सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, डायमेकस था। डायमेकस किसके साथ भारत आया था साथियों? वो आया था शायद अशोक के पिताजी बिंबिसार के टाइम पे, ठीक है। और शायद मैं सही हूँ तो एक बार आप ज़रूर इसको चेक करिएगा। डायमेकस अशोक के पिता बिंबिसार के समय भारत आया था। और डायमेसियस जो आया था वो अशोक के टाइम पे आया था। अब देखिए साथियों अब हमने यूनानी आक्रमण से संबंधित क्वेश्चन पढ़े। अब हम मौर्य साम्राज्य के क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। एक साम्राज्य खड़ा किया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य कहा जा सकता है इसको, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, ठीक है। गुप्त, मौर्य, वर्धन, कुषाण में से सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? मौर्य वंश था, ठीक है। सबसे पुराना राजवंश कौन सा था? मौर्य। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप में वर्णन हुआ है वह है विशाखदत्तकृत मुद्रा राक्षस। चंद्रगुप्त मौर्य का जिसमें विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है मुद्रा राक्षस की मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की कृति है, ठीक है। सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की थी विलियम जोन्स ने। प्लिनी, जस्टिस, स्ट्रैबो तथा मेगास्थनीज में से वह जिसने सेंड्रोकोट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है वह है जस्टिन। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के, ठीक है। चाणक्य अपने बचपन में जाने जाते थे साथियों विष्णुगुप्त के नाम से, ठीक है। चाणक्य को साथियों विष्णुगुप्त की कहा जाता है, चाणक्य भी कहा जाता है। इनको एक और नाम से भी जाना जाता है साथियों, कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, ठीक है दोस्तों। ये राजनीति से संबंधित है। कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति या शासन के सिद्धांतों की एक पुस्तक है। सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य के अंग कौन से हैं? राजा, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, सेना और मित्र। ये सप्तांग सिद्धांत है, ये कौटिल्य ने दिए थे साथियों, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में प्रकाश डाला गया है राजनीतिक नीतियों का। मैकियावेली के प्रिंस से तुलना की जा सकती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की, ठीक है। मैकियावेली के प्रिंस जो पुस्तक है मैकियावेली की, कौटिल्य के अर्थशास्त्र से उसकी तुलना की जाती है, जिस कारण भारत का मैकियावेली कौटिल्य को भी कहा जाता है साथियों। कहीं कहीं क्वेश्चन ये भी आता है, भारत का मैकियावेली किसको कहा जाता है? डायमेकस भारत आया था बिंदुसार के शासनकाल में। देखिए साथियों अभी मैंने ये बताया भी था आपको, डायमेकस बिंदुसार के टाइम पे ही आया था, ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ है लकड़ी का।
जिस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुए हैं वह है पाटलिपुत्र। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का, ठीक है, प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग कहाँ का प्राचीन स्थान था? पाटलिपुत्र का था। अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार तथा कुणाल में से वह मौर्य राजा जिसने दक्कन की विजय प्राप्त की थी वह है चंद्रगुप्त मौर्य। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र पहली बार जीता था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था वह प्रमाणित होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। सेल्यूकस, जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को हराया था किसने? चंद्रगुप्त ने हराया था, ठीक है। सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था साथियों 305 ईसा पूर्व में। अब देखिए साथियों, हमें डायग्राम दिया गया है, ये देखिए, ये मैप दिया गया है, मानचित्र दिया, इसमें हमें चिन्हित करना है। यहाँ पे कुछ इस टाइप से दिया गया है, देखिए, अशोक से उसके शासनकाल से अंतिम समय थे, ठीक है। ये सभी, ये आप देख लीजिएगा, अशोक से उसके शासनकाल के अंतिम समय, ये बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पे इस टाइप से चिन्हित करना था ये, और उसके ये जितना भी ये डायग्राम में दिया गया है ब्लैक स्थान, ये उस टाइम पे अशोक के शासनकाल, लास्ट टाइम पे अशोक का यहाँ पे शासनकाल था। सहिष्णुता, उदारता, करुणा के चित्रविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की थी अशोक ने की थी, ठीक है। अशोक ने राजधर्म की स्थापना की थी इस आधार पर। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका तथा कलिंग में से वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था वह कौन सा है? श्रीलंका। अशोक के शिलालेख जिसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है वह है दूसरे और 13वें शिलालेख में। अशोक के टोटल शिलालेख कितने हैं साथियों? मुझे कमेंट जरूर करिएगा आप। अशोक के दूसरे और 13 शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है? दूसरे में उसके दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है, दूसरे और 13वें में। दूसरे और 13वें शिलालेख में दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख मिलता है। भारत के प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग का निर्माण करवाया था अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी। उसका क्या प्रमाण मिलता है साथियों? उसका प्रमाण मिलता है देवनापी की उपाधि उसने एक उपाधि धारण की थी देवनापी, जिससे ये कहा जा सकता है कि अशोक जो था बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था रख रहा था। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा आयोजित हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी। मौर्य शासक जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अशोक, ठीक है, अशोक और दशरथ। रज्जुक थे मौर्य शासन के अधिकारी, ठीक है, मौर्य शासन के क्या थे? अधिकारी थे रज्जुक। सार्थवाह कहते थे किनको? व्यापारियों के काफिलों को क्या कहा जाता था? सार्थवाह। अग्रहारिक, युक्ति, प्रादेशिक तथा रज्जुक में से वह अधिकारी जो मौर्य प्रशासन का भाग नहीं है वह है अग्रहारिक। सारनाथ स्तंभ का निर्माण हुआ है अशोक ने किया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने किया था साथियों? अशोक ने किया था। सर्वप्रथम स्तूप मानते हैं सांची। सर्वश्रेष्ठ स्तूप मतलब साथियों, सर्वश्रेष्ठ स्तूप सांची का स्तूप कहाँ पे साथियों है? मध्य प्रदेश में है साथियों। सांची का स्तूप बनवाया था साथियों अशोक ने ही बनवाया था, ठीक है। अब स्थान दिया गया है और उनका स्मारक भग्नावशेष कौशाम्बी में घोषिताराम मठ है। घोषिताराम मठ कहाँ पे है? कौशाम्बी में। रानाभर स्तूप कहाँ पे है? कुशीनगर में। और धमेक स्तूप कहाँ पे है? सारनाथ में है। और सहेत महेत स्तूप कहाँ पे है? सहेत महेत श्रावस्ती में, ठीक है। फिर से हम देख लेते हैं। घोषिताराम मठ कौशाम्बी में, रानाभर स्तूप कुशीनगर में, धमेक स्तूप सारनाथ में, सहेत महेत श्रावस्ती में। सम्राट अशोक की तीर्थ यात्रा का सही क्रम कौन सा है?
सबसे पहले लुम्बिनी गए थे, फिर कपिलवस्तु, फिर बोध गया, फिर सारनाथ, फिर कुशीनगर और श्रावस्ती राष्ट्र। अशोक के शिलालेखों इंस्क्रिप्शंस में प्रयुक्त भाषा कौन सी है साथियों? प्राकृत भाषा है। ठीक है, अशोक के शिलालेखों में जो प्रयुक्त भाषा है वो कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा। कालसी, गिरनार, शहबाजगढ़ी तथा मेरठ में से वो अशोककालीन अभिलेख जो खरोष्टी लिपि में है वो कौन सी है? शहबाजगढ़ी। खरोष्टी लिपि में कौन सी वो है, क्या बोलते हैं, जो अभिलेख है साथियों अशोक का, वो कौन सा है? वो है शहबाजगढ़ी, खरोष्टी लिपि में। ठीक है, पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख है कौन सा है? प्राकृत भाषा। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख थे प्राकृत भाषा के। अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था साथियों? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था साथियों? 1837 में पढ़ा था ये। वह स्थान जहाँ प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है वो कौन सा है? अनुराधापुर। प्राक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अशोक के अनुराधापुर है। प्राचीन भारत में वह एक लिपि जो दाईं ओर से बाईं ओर को लिखी जाती थी। जैसे हिंदी लिखी जाती है ना साथियों, हिंदी बाईं ओर से दाहिनी ओर को लिखी जाती है ऐसे, जबकि खरोष्टी जो है वो दाहिनी ओर से बाईं ओर को इधर को लिखी जाती है, उल्टी। ठीक है, ये कौन सी लिपि है? खरोष्टी लिपि है, प्राचीन लिपि है। अशोक का अपने शिलालेखों के सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वो है प्रियदर्शी या प्रियदर्शी। अशोक के प्रस्तर स्तंभों पर, प्रस्तर मन से पत्थर जाती है। ठीक है, बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है। ठीक है, स्तंभों का सॉफ्ट सुंडाकार है। मास्की, गुर्जरा, नेटर एवं उडगोलन अभिलेखों में नाम मिलता है अशोक का। अशोक का नाम अशोक ही मिलता है। ठीक है, मास्की अभिलेख में, नेटर में, उडगोलन में, ये सभी में। अशोक का रोमनदेय स्तंभ संबंधित है किससे साथियों? बुद्ध के जन्म से। ठीक है, गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नाम उल्लेखित किया गया है वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का साम्राज्य बनाया था वह कौन सा है? भाब्रू स्तंभ। उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की प्रति मिलती है कहाँ पे साथियों? कालसी में। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षतियों का वर्णन अशोक के जिस शिलालेख में है वो कौन सा है? 13वां शिलालेख। ठीक है, कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के 13वें शिलालेख में उल्लेख किया गया है। अशोक का पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख कौन सा है? 13वां शिलालेख, 12वां। ठीक है, पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति उनका ट्रस्ट दिखाया गया है इसमें। अशोक ने जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में बताते हैं उस सम्मिलित कौन सा है? 2रा और 13वां शिलालेख। संगम वंश आप समझ रहे होंगे क्योंकि दक्षिण भारत के बारे में इन्हीं शिलालेखों में उसने चर्चा की गई। पहले भी हमने पढ़ा था, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया है साथियों। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। चोल, पांड्य, सत्युतपुत्र तथा सातवाहन में से वह दक्षिणी राज्य जिसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में नहीं है सातवाहनों का। ठीक है, बाकी चोल, पांड्य और सत्युतपुत्र का है। अशोक का वह अभिलेख जिसमें पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है, ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। 5वां स्तंभ लेख। ठीक है, टालमी, फिलाडेल्फस, तुरमई जिसके साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे वो कौन सा है? मिश्र का। चोल, गुप्त, मौर्य तथा पल्लव में से वह राजवंश जिसके शासकों के सुदूर क्षेत्र देशों जैसे सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे वह है मौर्य। प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से वह खाद्यान्न जिसे देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है वो कौन सा है? सागौरा ताम्रपत्र। मौर्य काल में टैक्स को छुपाने यानी कि चोरी के लिए दिया जाता था मृत्युदंड। मौर्य काल में जो टैक्स को छुपाता था साथियों उसको मृत्युदंड की सज़ा दी जाती थी। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत आए थे साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे।
मेगास्थनीज ने अपने ग्रंथ इंडिका में भारतीय समाज का विभाजन किया था 7 श्रेणियों में किया था। कितने श्रेणियों में किया था? 7 श्रेणियों में किया था। ठीक है। अर्थशास्त्र, मुद्रा, राक्षस, मेगास्थनीज की इंडिका तथा वायु पुराण में से वह स्रोत जिसमें उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, मेगास्थनीज के इंडिका में कहा गया है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासक का वर्णन मिलता है, इंडिका। ठीक है। वह स्रोत जो मौर्य के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है, वो कौन सा है? मेगास्थनीज की इंडिका। भाग एवं बलि थे राजस्व के स्रोत। मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था, एकत्रित किया जाता था सीताध्यक्ष के द्वारा। कौन उसको एकत्रित करता था? सीताध्यक्ष। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या था साथियों? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। ठीक है। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, समाहर्ता। राजस्व कौन इकट्ठा करता था मौर्य मंत्रिपरिषद में? समाहर्ता। मौर्य विगिन अधिकारी जो तौल माप का प्रभारी था, वो कौन सा? पौतवाध्यक्ष। पंकोदक सन्निरोधे मौर्य प्रशासन द्वारा लिया जाने वाला जुर्माना था सड़क पर कीचड़ फैलाने पर। ठीक है। जो सड़क पर कीचड़ फैलाता था मौर्य काल पे, उनको उस पर कौन सा जुर्माना लगता था? पंकोदक सन्निरोधे। मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था साथियों? तक्षशिला। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में से न्यायालय अवस्थित थे कहाँ पे थे साथियों? धर्मस्थली और कंटक शोधक, 2 प्रकार के न्यायालय थे। कौन कौन से थे? एक धर्मस्थली और दूसरा कंटक शोधक। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना व्यवसाय था मागध और सुत्त वर्गों का। प्राचीन भारत का ग्रंथ जिसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद का अनुमति दी गई है अर्थशास्त्र में। जातक, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य एवं अर्थशास्त्र में से पुनर्विवाह वर्जित है कहाँ पे? मनुस्मृति में। मनुस्मृति में क्या है? वर्जित है। ठीक है। पुनर्विवाह करना वैध नहीं है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा दिया गया सामाजिक स्तर कौन सा था? व्रात्य क्षत्रिय का। प्राचीन भारत के यात्रियों का सही क्रम देखिए। पहला मेगास्थनीज, फिर फाहियान, फिर ह्वेनसांग, फिर इत्सिंग। अब देखिए व्यक्ति और उनका अन्य नाम दिया गया है। चंद्रगुप्त का सेंड्रोकोट्स, बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जाने जाते थे, अशोक प्रियदर्शी, चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था साथियों? बृहद्रथ। शुंग वंश का संस्थापक कौन था साथियों? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। इसको थोड़ा सा डीप में दिया गया इन्होंने, तथा मगध पर शुंग वंश की स्थापना की थी। अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कण्व ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया था। शुंग वंश का संस्थापक कौन था साथियों? पुष्यमित्र शुंग था। इसमें थोड़ा सा लंबा दे दिया है। ठीक है। डिटेल में दे दिया है। जल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था, वह कौन सा है? चंद्रगुप्त मौर्य। गिरनार में स्थित सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। इन तीनों शासकों ने गिरनार में जो सुदर्शन झील थी उसकी मरम्मत करवाई थी। बिना बेगार के सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था किसने? रुद्रदामन प्रथम ने। भीम कटफसेस कनिष्क, नहपाड़ एवं बुद्धगुप्त में से जिसके सिक्के पर बुद्ध का अंकन प्राप्त हुआ है, वह कौन सा है? कनिष्क। वह शासक जिसको सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है भीम कटफसेस को।
यौधेय सिक्कों पर अंकन मिलता है कार्तिकेय का, ठीक है। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि कौन सी है साथियों? 21 ईस्वी सन। कुषाण शासक कनिष्क का राज्य अभिषेक कब हुआ था साथियों? 78 ईसा पूर्व में। शक संवत प्रारंभ भी किया था कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में। विक्रम एवं शक संवतों में अंतर वर्षों का कितना है साथियों? 135, ठीक है। विक्रम संवत और शक संवतों में अंतर कितने वर्ष का है? 135 साल का। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था साथियों 57 ईसा पूर्व में, ठीक है। विक्रम संवत कितना कब प्रारंभ हुआ था? 57 ईसा पूर्व में। अश्वघोष, वसुमित्र, चरक, नागार्जुन तथा पतंजलि में से वह जो कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं है? पतंजलि। कनिष्क के दरबार से कौन कौन संबंधित है साथियों? अश्वघोष है, वसुमित्र है और चरक है और नागार्जुन, ये सभी कनिष्क के दरबार से संबंधित है, जबकि पतंजलि नहीं है। साथियों पतंजलि किसके दरबार से संबंधित है? आई थिंक चंद्रगुप्त II के दरबार से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आप लोग एक बार इसको मेक श्योर कीजिए, ठीक है। देख लीजिए साथियों इसको, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस मैं वैसे बोल देता हूँ तो आप लोग, वैसे मैं सही बोलता हूँ, जिसमें मुझे डाउट रहता है साथियों मैं उसको बता देता हूँ कि आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। कनिष्क के रबतक अभिलेख में किस नगरों का उल्लेख मिलता है साथियों? साकेत, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र और चंपा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी किसने? चरक और जीवक ने। शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया था किसने? कण्व वंश ने। शुंग वंश के बाद भारत में कौन सा वंश आया था साथियों? कण्व वंश आया था, ठीक है। पुष्यमित्र, शुंग, खारवेल, गौतमीपुत्र सातकर्णी, वासुदेव एवं चंद्रगुप्त में से वह शासक जो वर्ण व्यवस्था का रक्षक माना जाता है वो कौन सा है? गौतमीपुत्र सातकर्णी। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था साथियों? सातवाहनों का था, ठीक है। सिमुक संस्थापक था किसका? सातवाहन वंश का। चीनी जनरल जिसने कनिष्क को हराया था साथियों? पांचाल। वह वंश जिसके साम्राज्य की सीमाएं भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर तक फैली हुई है मौर्य और कुषाण शासकों के। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी कुषाण काल में, ठीक है। बाल विवाह की प्रथा कब आरंभ हुई थी? कुषाण काल में। कला की गांधार शैली किस टाइम पे फैली फूली साथियों? ये फूली थी कुषाणों के टाइम पे। अब देखिए राजवंश दिया गया है, सिक्के उनके धातुएं दी गई, ठीक है। कुषाण ने स्वर्ण और ताम्र, गुप्त ने स्वर्ण और रजत चलाए थे। सातवाहनों ने ध्यान दिया सीसा और पोटीन पे, और कलचुरी ने स्वर्ण, रजत और ताम्र पे। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध किसके लिए साथियों? बुद्ध प्रतिमा के लिए, ठीक है। बामियान किसके लिए प्रसिद्ध है? बुद्ध की यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रतिमा है अफगानिस्तान में, जो कला शैली भारतीय और यूनानी ग्रीक आकृति की सम्मिश्रण है वो कौन सी है? गांधार। वह मूर्तिकला जिसमें सदैव हरित स्तरित चट्टानें शिष्ट का प्रयोग माध्यम के रूप में होता है वो गांधार मूर्तिकला का है। साथियों हमने यहाँ पे मौर्योत्तर काल भी स्टार्ट कर दिया था। मौर्योत्तर काल के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे हमने ये पढ़े नहीं हैं। मौर्योत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे भी पढ़ लेते हैं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना काठियावाड़ के रुद्रदावन अभिलेख है। आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने ये नहीं पढ़ा है। रुद्रदावन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियाँ क्या हैं? जूनागढ़ के अभिलेख में। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के जारी किए गए थे कुषाणों में, ठीक है। प्राचीन भारत में नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए गए थे कुषाणों में। साथियों थोड़ा सा और रह गया है। इसको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं, ठीक है। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमण के संबंध में सही कालक्रम कौन सा है साथियों? यूनानी, शक, कुषाण और हूण। पहला ईरानी शासक जिसने भारत में कुछ भागों को अपने अधीन किया था साथियों वो कौन सा है? डेरियस प्रथम। चालुक्य, पहलव,
चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट तथा सातवाहन राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? सातवाहन है। ठीक है। आंध्र सातवाहन राज्यों की सबसे लंबी सूची मिलती है किसमें? मत्स्य पुराण में। सातवाहनों की राजधानी अवस्थित है कहाँ पे? अमरावती और प्रतिष्ठान में। एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है हाथी गुम्फा अभिलेख से। खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। अशोक, हर्ष, पुलकेशिन द्वितीय खारवेल में से वह जो जैन धर्म का संरक्षक था, कौन सा था वो? खारवेल। कलिंग नरेश खारवेल संबंधित किससे साथियों? चेदी वंश महामेघवाहन से। पूर्व रोमन शासक जस्टिनियन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान किसमें साथियों? विधि में। शुंगु के पूर्वज मूलतः संबंधित है किससे? उज्जैन से। स्वर्ण भूमि का वह राजा जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल के 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी, वो कौन सा है? बालपुत्र थे। ठीक है साथियों। तो दोस्तों हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया आज। अब हम अगली वीडियो में गुप्तकाल पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, गुप्तकाल पढ़ेंगे अगली वीडियो में। और जितने भी मैंने आपको ये फैक्ट बता रखे, आप लोग इसको रिवाइज ज़रूर कीजिएगा। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। तो साथियों अभी हम विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।